नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज सेक्शन बी ऑफ द पेपर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इट इज़ बेस्ड अपॉन आर्हेनियस इक्वेशन। तो इसमें इन्होंने गैस फेज रिएक्शन ये दे दिया है कि ये रिएक्शन हो रहा है, बट इस रिएक्शन से हमें कुछ खास मतलब है नहीं, क्योंकि उन्होंने डेटा दे रखा है दो टेम्परेचर के लिए। T1 के लिए इन्होंने डेटा दिया है कि रेट कांस्टेंट का ये दिया है, और T2 के लिए इन्होंने डेटा दिया है रेट कांस्टेंट का ये दे दिया है। कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन आप मालूम करो। आप स्टार्ट में लिख दो ये चीज़ को कि दिस एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी फाउंड यूजिंग आर्हेनियस इक्वेशन। ये आर्हेनियस इक्वेशन को लिख करके इससे आप डिराइव करना कि यहाँ पर लिख देना कि टेकिंग लॉगरिथमिक ऑन बोथ साइड। तो इससे क्या हुआ, आपने 5 नंबर का ही है बट तुरंत से आपने डिराइव भी कर दिया इक्वेशन को। और फिर दो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए ये वाला फार्मूला तो सबको मालूम ही होता है। साथ में एक अपना ग्राफ भी बना दो एक वैल्यू एडिशन के लिए कि ln(k) वर्सेस 1/t का, और साथ में जो इसका स्लोप हो जाएगा ये हो जाएगा -EA/r। इसके बाद बस वैल्यू पुट करना है आपको K1 K2 का, जो तो यहाँ पर दिया हुआ है, और इससे आपका सीधा एक्टिवेशन एनर्जी आपका यहाँ पर ये आ गया। अगला क्वेश्चन है लैम्बर्ट बियर लॉ पर। अब देखो ये क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा लेंदी है 5 नंबर के लिए, मतलब 5 नंबर में ये चाह रहे हैं कि भाई 2 सवाल हम सॉल्व करें 2.5 नंबर का, तो इस कारण पेपर बहुत ज़्यादा इस बार लेंदी हुआ है। तो आप स्टार्ट में ये लैम्बर्ट बियर लॉ के बारे में लिख दो, ये जो अपना लैम्बर्ट बियर लॉ इक्वेशन है ये लिख दो, ठीक है। साथ में ग्राफ बनाना तुरंत से बना दो कि भाई ए और सी का, ए वर्सेस सी का, और इसका जो स्लोप हो जाएगा ये अपना हो जाएगा एप्साइलन एल हो जाएगा अपना इसका स्लोप स्ट्रेट लाइन का। अब इसमें नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि ऊपर में तो जो आई नॉट है ना, मतलब कि ये अगर इंसिडेंट लाइट है ये अपना आई नॉट है, और जो आई टी है ना ये कितना बाहर लाइट निकल रहा है फाइनली ट्रांसमिट होकर के, ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में आई टी है। अब कह रहा है पहले वाले पार्ट में कि पहले का दे दिया है कि 1 ग्राम पर 100 cc वाला, मतलब कि इसका ये सी हो गया कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और ये हो गया आई हो गया 60%। तो आई अगर 60% है तो मतलब वी कैन राइट कि भाई 0.6 ऑफ आई नॉट, जितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट आया था स्टार्टिंग में उसके 0.6 टाइम्स वो हो गया है। तो हम यहाँ पर 2 इक्वेशन बनाएंगे। एक तो पहला गिवन इसके लिए बात बनाएंगे ये वाला कि log आई नॉट बाई 0.6 आई नॉट और 1 ग्राम पर cc, और यहाँ पर लेंथ यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इन्होंने दे दिया है। दूसरे वाले पार्ट में बोल रहे हैं कि भाई व्हाट परसेंटेज ऑफ लाइट, तो भाई हमने मान लिया कि x, जैसे यहाँ पर 60% है तो यहाँ पर हमने मान लिया x परसेंटेज मान लिया है, और यहाँ बट यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर 2 ग्राम पर 1000 cc यहाँ पर बोला है, बट और ये जो लेंथ है ये ग्राम नहीं होगा, ये 1 cc होगा। 1 सेंटीमीटर लेंथ अभी भी सेम रह रहा है, कह रहा है ना, इन द सेम सेल, ठीक है। अब बस इसको डिवाइड करेंगे, तो इस डिवीजन करने के बाद ना x इज इक्वल टू 0.36, मतलब 36% लाइट ट्रांसमिट हुआ है। बट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ लाइट वुड बी एब्जॉर्ब्ड। तो एब्जॉर्ब्ड अगर होगा, एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करेंगे, 100 माइनस 36%, 64%। अब देखो इशू ये है ना कि जो बुक जहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है उसमें उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है कि वहाँ पर आंसर में ही फाइनली उन्होंने लिख दिया है कि 36% लाइट एब्जॉर्ब्ड, बट असली में आंसर 64% लाइट एब्जॉर्ब्ड होगा, 36% तो ट्रांसमिट हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन यूपीएससी वो रेफरेंस बुक से इतना ध्यान देकर आंसर चेक करेगी, उसको ठीक करेगी या क्या करेगी, ये थोड़ा सा इशू है यहाँ पर। सेकंड वाला क्वेश्चन में भी सेम काम करना है जस्ट आपको कि 90% ऑफ द लाइट इज़ एब्जॉर्ब्ड, तो मतलब कि 10% ट्रांसमिट हुआ होगा। तो आई टी इज़ इक्वल टू 0.1 ऑफ आई नॉट। बस इसको इस वाले फॉर्मूले में पुट करो, और इससे आपका क्या है कि लेंथ आपको यहाँ से निकल जाएगा ईजिली, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है ही। तो यहाँ से लेंथ इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। बहुत लेंथी क्वेश्चन है 5 नंबर के सवाल के लिए। अगला क्वेश्चन है कि ये तो यूनिटरी मेथड का सवाल है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई सरफेस केमिस्ट्री आपको ज़रूरत नहीं है जानने के लिए। तो कह रहा है कि एट 10 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैस रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑफ मोनोलेयर ऑन अ सैंपल ऑफ चारकोल इज़ इतना सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम ऑफ चारकोल। तो अब इसमें है कि अब जो ये 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर है ना, ये मैंने पहले आपको बताया था, इसी को कहते हैं STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। तो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन कोई भी गैस का अगर हम 1 मोल लेते हैं गैस, तो उसका जो वॉल्यूम होता है ना दैट इज़ 22.4 लीटर होता है उसका वॉल्यूम। तो अगर 22.4 लीटर वॉल्यूम इसको कह लो, या फिर अगर ml में लिखना है तो 400 लीटर ml, या फिर इसी को
22,400 cc, बिकॉज 1 cc इज इक्वल टू 1 ml होता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 कितना होगा? अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2 इतना ही होगा ना, कितना नंबर ऑफ मोल है इनटू अवोगाड्रो नंबर है, ठीक है। अब कितना नंबर ऑफ, अगर हम ये कह देते हैं कितना कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 गैस होने वाला है, ये तो यही होगा ना। अगर हमने कह दिया भाई 22.4 लीटर है अगर एक मोल में, तो अगर n मोल में होगा, n के सामने कितना होगा, 22.4 लीटर हो जाए, 22.4 n हो जाएगा। तो ये यहाँ से हमने निकाला कि ये वाला पार्ट यहाँ से निकल गया नंबर ऑफ मोल, और इनटू हमारा हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर। तो ये इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 दे दिया है। अब कह रहा है भाई कि जो एक मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल इतना एरिया को घेर रहा है, एक मॉलिक्यूल इतना एरिया को घेर रहा है, तो भाई इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने एरिया को घेरेंगे, तो बस हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो मल्टीप्लिकेशन से नंबर आएगा इतना मीटर स्क्वायर, 668.6 मीटर स्क्वायर वो एरिया होगा पर ग्राम ऑफ चारकोल का, ठीक है। तो बस ये यूनिटरी मेथड का सवाल है, कोई इसमें सरफेस केमिस्ट्री नहीं चाहिए था। अगला क्वेश्चन है कि गिवन डेटा दिया हुआ है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट का, और डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट के बाद क्या नाइट्रोजन गैस बन रहा है। तो नाइट्रोजन गैस जैसे जैसे बन रहा है ना, उसका हम वॉल्यूम मेज़र करते जाएंगे और उससे हम मेज़र करते हैं कि भाई उसका जो डेटा, उसका जो ऑर्डर है रेट का, वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है। जैसे नीचे में इक्वेशन ये लिख दिया है, बट बहुत लोगों को नहीं आएगा ये रिएक्शन, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लिखो ही। तो यहाँ पर जैसे जैसे N2 बनते जाएगा वैसे वैसे हम मेज़र करते जा रहे हैं। तो कह रहा है कि टाइम इन्फिनिटी पर जब अपना रिएक्शन पूरा का पूरा ओवरऑल कंप्लीट हो गया होगा, तब इसका वॉल्यूम है जो 35.05 इसका है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला को हम डिराइव तो कर सकते हैं, कैसे डिराइव किया हमने इस चीज़ को, बट ये 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है। आप डायरेक्टली फार्मूला को यूज़ करो, और इसमें क्या कि जो V इन्फिनिटी है ना, कि एट टाइम इन्फिनिटी कितना रखा है N2 का जो वॉल्यूम है, और ये यहाँ पर टाइम t पर कितना हो रखा है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब एक ट्रायल एंड एरर मेथड होता है कि हमने अज्यूम कर लिया, या फिर इनफैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है ही कि रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर जो ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या करते हैं कि जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें हम अलग अलग टाइम का वैल्यू पुट करते जाएंगे, और जो अलग अलग V इन्फिनिटी और VT का जो वॉल्यूम दिया हुआ है, जो वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, उसको पुट करते जाएंगे। और अगर हमारे पास जो K कॉन्स्टेंट जो ये वैल्यू है, ये अगर सेम आ रहा है हर बार, मतलब कि हम मान लेंगे कि n = 1, मतलब इसका जो ऑर्डर है वो फर्स्ट है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम टाइम t = 10 के लिए पुट किया, फिर हमने 15 के लिए यहाँ पर पुट किया, ठीक है। तो ये हर बार पुट करेंगे तो सेम ही ऑलमोस्ट नंबर मिलने वाला, K1 = 0.196। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम सारे के लिए पुट करें क्या एग्जाम में, मतलब 10 के लिए, 15, 20, 25। तो मैं कहूँगा ज़रूरी नहीं है। अगर आपने 2 वैल्यू भी पुट करके शो कर दिया ना, तो आप आगे में कह दोगे कि हर बार भाई K सेम रह रहा है ना, मतलब इसका मतलब n = 1 हो गया। अब यहाँ पर वैल्यूडेशन ये है कि अगर किसी को ये मालूम है इक्वेशन कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, तो उसको हो सके तो आधा नंबर यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बट मुझे नहीं लगता है कि किसी को ये रिएक्शन याद होगा उस टाइम में। तो अगर आपने ये कर दिया यही बहुत है। अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर ऑफ फेरेडॉक्सिन प्रोटीन कंटेनिंग 4Fe4S। अब आजकल यूपीएससी क्या कर रही है केमिस्ट्री ऑप्शनल में कि कंपलसरी वाले पार्ट में जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको जनरली सारे स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, उसको वो कंपलसरी वाले पार्ट में डाल दे रहे हैं। तो अब ये वाले पार्ट को छोड़ना थोड़ा सा इशू होगा, मतलब नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ एक बार रीडिंग या फिर थोड़ा सा एक बार कर लो अच्छे से, बट करके जाना चाहिए मुझे लग रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री का 5 नंबर होता है, तुरंत से लिखा जाता है, बस अगर आपने याद कर रखा है सारी चीज़ें तो अब पहले आप वो लिख दो कि भाई फेरेडॉक्सिन होता क्या है, और अलग अलग टाइप के फेरेडॉक्सिन होते हैं, मतलब एक होता है Fe3S4 होता है, ठीक है, एक होता है Fe2S2 होता है। तो ये अलग अलग टाइप के फेरेडॉक्सिन होता है। यहाँ पर इन्होंने Fe4S4 वाला इन्होंने यहाँ पर पूछा है। तो पहले आप लिख दो कि भाई फेरेडॉक्सिन होता क्या है, कि भाई जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं ये। अब इसके बाद Fe4S4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्यूब जैसा होता है, मतलब कि 4 कोने पर, अल्टरनेट कोने पर Fe, अल्टरनेट कोने पर सल्फ़र लगा हुआ रहेगा, और जो Fe है ना उससे S16 ये लगा रहेगा, बेस लगा रहेगा अलग से। अब इसमें होता क्या है कि जो 4 यहाँ पर लबाइल सल्फ़र रहेंगे, जो यहाँ पर डायरेक्टली ये वाला अटैच रहता है, जो सारा क्यूबन वाला पार्ट है, मतलब ये रिएक्टिव वाला पार्ट सल्फ़र है, और जो S16 का सल्फ़र है, ये जो S16 का सल्फ़र है उसको नॉन लबाइल सल्फ़र कहते हैं, बिकॉज वो रिएक्ट नहीं करता है। इस कारण आप लिख दो कि भाई 4 लबाइल सल्फ़र है और 4 नॉन लबाइल सल्फ़र है। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। अब इसमें क्या होता है कि जो 2 Fe है ना, यहाँ पर टोटल 4 Fe में से जो 2 Fe हैं
एक FeA एक FeA, ये दो रहते हैं +2 फॉर्म में, और दूसरा वाला जो Fe है वो रहेगा +3 फॉर्म में, मतलब वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। तो बस इनके बारे में लिख दो। थोड़ा सा आप ये भी ड्रॉ कर दो कि जैसे यहाँ पर ये ESR एक्टिव होगा ना, बिकॉज यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बचे हुए हैं, है ना। यहाँ पर ESR यहाँ पर इनएक्टिव होने वाला है, बिकॉज इस केस में ना एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग हो जा रहा है, इस कारण ये ESR इनएक्टिव रह रहा है। भले ही एक में केवल मतलब एक में अगर हम एक Fe उठाएं ना, तो इसमें तो केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, बट एक Fe और भी तो है ना जिसमें कि +3 है। तो ये वाला सेट मिल करके, और जो एक और सेट होगा ना ये ऐसा वाला Fe +3 वाला, ये दोनों मिल करके पेयरिंग कर लेंगे, और इस कारण ये टोटल ये ESR मतलब यहाँ पर इस कारण जो नेट इस केस में Fe +3 वाले केस में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं बच जाता है, उसी को हम कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, और इस कारण ये ESR इनएक्टिव हो गया। तो जब यहाँ पर 2 Fe +2 में रह रहा है और 2 Fe +3 में रह रहा है, तो ये तो क्लियर कट है कि भाई एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर अगर कहता है मेरे से तो वो 2.5 होगा। इनफैक्ट होता है क्या है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो डीलोकलाइज्ड होता है ओवर ऑल द Fe एटम्स, इसी कारण चारों Fe आर इक्विवेलेंट, और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट का बात करते हैं 2.5 का। ये क्वेश्चन है कि कह रहा है कि विच कॉम्प्लेक्स आयन हैज़ हायर वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, मतलब CFSE या फिर डेल्टा वैल्यू की बात कर रहा है ये, तो भाई किसका ज़्यादा होगा। तो अभी क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप पहले इसको डिफाइन कर दो कि भाई CFSE होता क्या है, और फैक्टर्स किस चीज़ पर डिपेंड करता है CFSE, जैसे कि कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है गिवन मेटल आयन का, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ कैसा है, और फिर जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है, ये सारे 3-4 फैक्टर्स है जिस पर डिपेंड करता है CFSE। अब इसके बाद ये एक्सप्लेन कर दो कि भाई किसका ज़्यादा होगा। अब पहले वाले केस में जो COS2O6+3 में ये CO का है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जबकि CO इस वाले केस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑब्वियसली इसका ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जो CFSE है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3 वाला, जितना ज़्यादा आयन चार्ज होगा उतना ही अच्छा इंटरेक्शन होगा लिगेंड्स के साथ में, जितना अच्छा इंटरेक्शन होगा तो स्प्लिटिंग उतना ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग यहाँ पर ज़्यादा होगा, इस कारण इस वाले केस में CFSE ज़्यादा होगा। दूसरा केस में क्या है कि ये यहाँ पर RH का है और ये यहाँ पर है, जैसे अगर सेम रहेंगे तो इसको मैंने निमोनिक बनाया था, कौन रहेगा आयरलैंड, है ना। CO RH IR ये तीनों सेम ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं। तो अब यहाँ पर CO है वो अपना 3D का एलिमेंट है, ये अपना 4D का एलिमेंट है। तो होता है क्या है कि जितना ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा उतना डेल्टा नॉट हाइयर होता है, बिकॉज क्योंकि लार्जर साइज ऑफ d ऑर्बिटल जब होगा ना तो इफेक्टिव शील्डिंग नहीं हो पाता है मेटल का लिगेंड से, इस कारण लिगेंड इंटरेक्शन और अच्छा होता है और ये लार्ज स्प्लिटिंग होता है। तो ये आप एक जनरल एक रूल बना लेना कि जितना ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर PQ जिसको लिखा है मैंने ज़्यादा होगा वो डेल्टा नॉट वो हाइयर होने वाला है। थर्ड वाला केस में क्या है कि लिगेंड के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर NH3 है और यहाँ पर H2 है। तो भाई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मुझे मालूम है जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहने वाला है उतना ज़्यादा वो स्प्लिटिंग करने वाला है, मतलब कि ये जो अपने पास D है ना ये इतना ज़्यादा दूर दूर होने वाला है जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहने वाला है, ठीक है। तो इसका डेल्टा नॉट हाइयर हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल से लिख दो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड H2 है, इस कारण इसका जो डेल्टा नॉट है वो हाइयर रहने वाला है। ये क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आजकल देखो इसको फिर से इन्होंने कंपलसरी वाले में डाल दिया है, बट इम्पॉर्टेंट ये कि अब नहीं छोड़ सकते ये सारे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट को। और इसमें अच्छी बात ये है कि अगर सिंपल प्रोडक्ट भी लिख दिया ना आपको तो 10 में से 9 नंबर दे देगा अगर आप पूरा आपने सही कर रखा है तो। और इसमें ये वाला पार्ट तो काफ़ी रिपीटेटिव है, बार बार ही पूछते हैं। जो बोरॉन है ना, बोरॉन और अमोनिया का केमिस्ट्री की रिएक्शन करने पर क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको एक बार आप देख लेना, जो भी इसका आंसर है सामने मैंने लिख दिया है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट्स अराइजेज मेनली फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट इन केस ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स इट इज़ नॉट वैलिड। हाँ ठीक है, ये मैं मालूम है बिकॉज कि F ब्लॉक एलिमेंट में हमें याद है कि फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं ना म्यू इफेक्टिव का, वो हम पढ़ते हैं G × J+1, ठीक है। और जहाँ पर जो J होता है ये L-1 हो सकता है या फिर L+1 हो सकता है। L-1 कब, जब लेस देन हाफ फील्ड होगा, और L+ कब, L+S कब होगा, जब मोर देन हाफ फील्ड होगा।
तो ये तो क्लियर कट है कि जो 4f जो एफ ब्लॉक एलिमेंट में यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूशन है इसका भी कंट्रीब्यूशन रह रहा है और जो स्पिन कंट्रीब्यूशन है दोनों कंट्रीब्यूशन रह रहा है। तो ये वाला फार्मूला को आप लिखते हुए आप वर्ड्स में लिख देना कि एफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वेल शील्डेड बाई आउटर 5s 5p इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस कारण सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का भी। जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होगा कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो रहता है ना, मतलब कि जो एल वाला कंट्रीब्यूशन है वो उसका क्वेंचिंग आउट हो जाता है, मतलब उसका जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग फील्ड इंटरेक्शन विद द लिगेंड, और इसी कारण केवल जो एस वाला कंट्रीब्यूशन है ना ये केवल बच जाता है। अब ये और वहीं से ये फार्मूला आता है n×n+2 का। ये फार्मूला वहाँ से कैसे आया होगा आप ये देखो, म्यू इज इक्वल टू, जैसे ये वाला फार्मूला जनरल फार्मूला है। अब इसमें आप क्या करो कि एल का है ना पार्ट जो है ज़ीरो कर दो क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। अब इस वाले पार्ट में कि 4s×s+1, तो इसमें आप और s इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल स्पिन क्या होगा, अगर मान लो कि n टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक का 1/2 होता है। अब बस इस वाले फार्मूला में पुट करो 4×n/2 और इससे ये अपना फार्मूला आ जाएगा n×n+2 bm। ठीक है, ये अपना म्यू, और यहीं से ये वाला क्वेश्चन अपना फार्मूला आया है। तो इस चीज़ को आप दिखा दो और फार्मूला लिख दो, 5 नंबर के लिए बहुत अच्छा है ये। अगला क्वेश्चन है फ्लक्सियोनल बिहेवियर, क्वेश्चन नंबर 6A कह रहा है कि गिवन मॉलिक्यूल शोज द रिजिड और फ्लक्सियोनल बिहेवियर एट हाई टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जस्टिफाई द आंसर। जैसे ये एक हम पहले भी फ्लक्सियोनल वाला पढ़ते रहे हैं कि नॉर्मली क्या होगा कि जैसे ये अपना साइक्लोहेक्सेन है, तो ये जब बहुत ही कम टेम्परेचर रहेगा ना तो यहाँ पर जो इक्वेटोरियल वाला है, सॉरी ये जो अपना एक्सियल वाला हाइड्रोजन है और जो ये अपना इक्वेटोरियल वाला हाइड्रोजन है, ये सब अलग अलग दिखने वाला है। बट अगर हम इसका टेम्परेचर हल्का सा बढ़ा दिए हैं ना तो इसका जो इंटरचेंजिंग है, मतलब ये जो फ्लिपिंग ऑफ हाइड्रो जो चेयर कन्फर्मेशन बहुत फास्ट हो जाता है। तो पहले क्या होगा कि 2 सिग्नल दिख रहा होता है, बट हायर टेम्परेचर पर क्या होगा कि ये एक सिग्नल में मर्ज कर जाएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है। तो इस क्वेश्चन में क्या, अगर आपको एग्जैक्टली पूरा चीज़ नहीं भी मालूम है ना, फिर भी आप थोड़ा आंसर बनाकर लिख सकते हो देख करके यहाँ पे। अब इसका स्ट्रक्चर ये होना चाहिए कि आप स्टार्ट में ना आप डिफ़ाइन कर दो कि फ्लक्सियोनल बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल होता क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ को डिफ़ाइन कर दिया आपने। फिर एक बैरिज स्यूडो रोटेशन एक टर्म होता है, ये टर्म ये क्वेश्चन में आना ही चाहिए आपका वैल्यूडेशन के लिए। अब एग्जैक्टली होगा क्या कि यहाँ पर जो ये वाला हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये दिख रहा है हमें साफ साफ। और ये दोनों हाइड्रोजन है ना, ये कपलिंग करेंगे ये बीच वाले हाइड्रोजन से। तो इस कारण क्या होगा कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो इन दोनों का यहाँ पर डबलेट होगा, बिकॉज हमें मालूम है कि n+1 वाला फार्मूला है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ना NMR में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक वाला पार्ट में, वो उसका यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट होने के कारण इसका आने वाला डबलेट। सिमिलरली और क्या होगा, ये जो HA है ये दोनों इक्विवेलेंट हैं और इसका भी ये भी इंटरेक्ट करेंगे इस वाले HX से, और इसका भी आएगा अपना डबलेट आने वाला है। बट पॉइंट ये है कि इसमें से डेल्टा हायर किसका होगा और डेल्टा कम किसका होने वाला है। तो जो PD मतलब ये मेटल के पास में रहने वाले हैं उसका शील्डिंग ज़्यादा होने वाला है। अब शील्डिंग ज़्यादा होगा HA का क्योंकि ये पास में है, तो इसका जो हाई फील्ड में होने वाला है। तो ये अगर इसका अगर शील्डिंग ज़्यादा रहेगा तो इसका डेल्टा क्या होगा, इसका डेल्टा क्या होगा, लो हो जाएगा। क्योंकि एक निमोनिक मैंने बनाया था DDHD करके कि डाउन फील्ड डी शील्डिंग और हाइयर डेल्टा, बट इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर शील्डिंग हो रहा है, इस कारण यहाँ पर डेल्टा इसका लो रहने वाला है। और इसका डेल्टा क्या होगा, इसका डेल्टा हाई हो जाएगा एज कम्पेयर टू HA वाला पार्ट से। अब बस इसी को, हाँ एक चीज़ और कि अब इस वाले पार्ट का क्या करना है। इस वाले पार्ट में क्या होगा, ये जो HX है ये तो इन दोनों से इंटरेक्ट भी करेगा, इन दोनों से भी इंटरेक्ट करेगा। तो इसका क्या बनेगा, ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट बनेगा। कैसे, ये देखो इसका यही होगा ना N1+1 × N2+1, और जहाँ पर N1 क्या है, N1 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर HB और HB डैश है, तो यहाँ पर क्या होगा 3 × 3। ठीक है, इस कारण जो HX है ना इसका ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट बनेगा और इन दोनों का डबलेट बनेगा एट लो टेम्परेचर। सारी बात कर रहे हैं ये हम।
और जस्ट उसके हाई टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर में इन सब का इंटर एक्सचेंजिंग हो जाना चालू हो जाएगा, इंटरचेंज होना चालू हो जाएगा। तो ये सब ये जो सिग्नल्स हैं ना सारे कोलैप्स करके एक सिग्नल बन जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा, केवल इसका एक सिग्नल अलग से और इन सब का एक सिग्नल अलग से, केवल 2 सिग्नल बच जाएगा हायर टेम्परेचर में। बस हम इसी बात को अगर हम अलग से करके लिख देंगे इस चीज़ को कि एट लो टेम्परेचर क्या हो रहा है, 2 टाइप्स ऑफ टर्मिनल H है। एक अपना सिन प्रोटॉन्स है जो बिल्कुल पास में होने वाला है, HB और HB डैश। ये वाला अपना सिन प्रोटॉन्स है, पास पास वाला। इसको मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये पास में हो गया और एक एंटी प्रोटॉन्स हो जाएगा HA और HA डैश दूर वाला। फिर उसी को लिख दिया कि भाई जो एंटी H है ना वो क्लोजर टू मेटल है तो वो शील्डिंग हो जाएगा उसका और इसी कारण हाई फील्ड, तो इसी कारण उसका वहाँ पर लो डेल्टा हो जाएगा। अब इसी बात को बस ये NMR प्लॉट बना दिया ऐसे करके कि ये अपना HA वाला हो गया, ये अपना HB वाला हो गया और ये अपना HX वाला हो गया। इनका रेशियो कैसा होगा, 2:2:1 होगा, बिकॉज इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, बट इसमें केवल 1 हाइड्रोजन है। हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, ये दोनों जो है ना ये दोनों कोलैप्स करके ये एक बन जाएंगे। देखो ये कोलैप्स करके यहाँ पर एक बन गया और ये यहाँ पर अलग से बन जाएगा क्विंटेट। क्विंटेट क्यों बनेगा, क्योंकि 4 + 1 टोटल 4 हाइड्रोजन थे ना और यहाँ पर एक ऐड होकर हो गया, इसी कारण यहाँ पर 4 + 1 क्विंटेट यहाँ पर शो कर रहा है। और ये लिख दो कि भाई रैपिड इंटर कन्वर्जन एट हायर टेम्परेचर एंड देयरफॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन एंटी एंड सिन हाइड्रोजन इज लॉस्ट, और इस कारण बैरियर स्यूडो रोटेशन बन जा रहा है। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल टेक्स्ट बुक से है, तो आप इसको मैंने इसका सॉल्यूशन दे दिया है। तो ये कह रहा है कि S2 + Br2 का ना यहाँ पर 2 चीज़ मालूम करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr मालूम करना है और क्वांटम यील्ड मतलब कि ये फाई मालूम करना है और ये वैल्यू लो क्यों है ये लिखना है। अब इसमें आंसर तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बट इसमें ट्रिक थोड़ा ये था कि गिवन जो स्पेस है ना वो कम दिया हुआ था इतने सारे कैलकुलेशंस करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है ना कि अगर आपको फाइनल आंसर मालूम है फार्मूला, कि आपको फाइनल आंसर अगर आपको ये वाला फार्मूला याद है तो कुछ इसके स्टेप्स ना आप स्किप करके सीधे आप आंसर पे लिख सकते थे, ठीक है ना। तो ये वाला सीधा आप लिख करके रेट इज इक्वल टू इतना और यहाँ पर दिखा दिया कि भाई जो इंटेंसिटी वाला है वो स्क्वायर रूट से यहाँ पर वेरी कर रहा है इस चीज़ को, और फाई तो हो ही जाएगा भाई dHBr/dt/I ऑब्जॉर्ब्ड, तो ये वाला लिख देना। अब रीज़न फॉर लो वैल्यू ऑफ फाई है ना, इसमें भी अब केवल 1-2 पॉइंट है जो स्पेसिफिक होगा इसके लिए, बाकी कुछ जनरल पॉइंट्स लिख करके आपको पॉइंट्स बढ़ाने होंगे। जैसे यहाँ पर क्या होगा, लो वैल्यू ऑफ फाई क्यों है कि एक्टिवेशन एनर्जी है ना स्टेप 2 के लिए, ये वाला स्टेप के लिए, इस स्टेप के लिए ये बहुत ही हाई होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर हाई हो जाएगा तो अपना जो के है वो क्या होगा, रेट कांस्टेंट क्या होने वाला वो कम हो जाएगा, इस कारण यहाँ पर लो वैल्यू ऑफ फाई है। दूसरा रीज़न ये है कि HBr यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। आप ये देखो फाई क्या जो HBr डिनोमिनेटर में है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा HBr का फॉर्मेशन होगा तो फाई है ना वो और डाउन ही होते जाएगा। तो मतलब जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट इटसेल्फ इज़ इनहिबिटिंग फैक्टर, तो इस कारण यहाँ पर रिएक्शन प्रोग्रेस है और इस कारण फाई है जो कम हो गया है। बाकी 2-3 जनरल रीजंस लिख दो कि अर्ली टर्मिनेशन ऑफ Br रेडिकल जो अपना स्टेप नंबर 5 में हो रहा है तो ये टर्मिनेट कर जा रहा है, ठीक है। फिर बाकी क्वेंचिंग वगैरह का लिख दो, ठीक है, थर्मल क्वेंचिंग वगैरह, ये सब जनरल रीजंस 2-4 लिख दो। अगला क्वेश्चन है कि लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पर कि इसका एजम्पशंस क्या क्या है और एक क्वेश्चन डिराइव करना है। तो एजम्पशंस आप इसको याद रखो कि भाई मोनोलेयर फॉर्मेशन का एज्यूम करता है ना, कि जो ये आपका सरफेस है तो इसमें केवल मोनोलेयर ही फॉर्म हुआ है, ऐसा नहीं हो रहा है कि इसके ऊपर कोई आप लेयर नहीं फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, ये नहीं फॉर्म हो रहा। तो ये ऐसा पहला हो गया मोनोलेयर फॉर्मेशन। दूसरा चीज़ ये है कि जितने सारे साइड्स हैं ना ऑब्जॉर्प्शन का सब आइडेंटिकल है, मतलब जैसा जितना यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होगा ऑब्जॉर्प्शन का उतना ही एनर्जी यहाँ पर भी रिलीज़ होगा। तो ये कह रहा है सारे साइड्स है जो आइडेंटिकल है। फिर कहता है कि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट साइड्स हैं गिवन सरफेस पर, कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ n, लेट से मतलब कि n साइड्स ही हैं जहाँ पर एडजॉर्प्शन हो सकता है, ये यहाँ पर ये कहता है, ठीक है। तो सर्टेन नंबर ऑफ एडजॉर्प्शन। फिर कह रहा है कि एडजॉर्ब्ड गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट इंटरैक्ट विद ईच अदर, मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल है एब्जॉर्ब का ये हुआ, इन दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ये अपने आराम से अलग अलग स्टाइल से बैठे हुए हैं, तो कोई इंटरेक्शन नहीं है। और इसी को मैंने याद किया हुआ था नील, मतलब कि नो लैटरल इंटरेक्शन करके, ठीक है। फिर
फिर और क्या इसने अज्यूम कर रखा है कि जो एब्जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन है ना, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, मतलब कि जितना रेट से एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना एट इक्विलिब्रियम, उतना ही रेट से ये डिजॉर्ब करके ये बाहर भी निकल जा रहा है। ठीक है, मतलब कि ये बेसिकली कह रहा है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम यही होता है ना, जितना रेट रिएक्शन आगे बढ़ता है उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन पीछे से भागता है वो। तो ये आप स्टार्ट में पहले ये आप लिख दो इक्वेशन कि यहाँ पर क्या है कि गैसियस मॉलिक्यूल ये जो एब्जॉर्ब नहीं हो रखा है ना, यहाँ पर जी है और ये सरफेस है, और जीएस है ना जो एब्जॉर्ब हो चुका गैस मॉलिक्यूल, वो जीएस है अपना। अब क्या करना है, आपको डेरिवेशन करना है लैंगमुइर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का। तो पहले आप रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन लिख दो। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कौन दो चीज़ पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू के ए इंटू प्रेशर ऑफ अपना जो गैस है, ये जो अपना जी है, और इंटू कितना साइड्स यहाँ पर वेकेंट है ना, यही दो पार्ट तो है। तो अगर हमने मान लिया कि थीटा जो है ना, फ्रैक्शन की बात करते हैं, मतलब टोटल लेट्स से कि यूनिटी है टोटल नंबर ऑफ साइड्स, तो थीटा फ्रैक्शन है जो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका है, तो खाली कितने हो जाएंगे, तो खाली तो अपना 1 माइनस थीटा ही होगा ना, तो खाली 1 माइनस थीटा हो गया। इस कारण के इंटू पी इंटू 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का, ये कह लो फॉरवर्ड का हो गया। बैकवर्ड में क्या हो जाएगा, बैकवर्ड में केवल एक ही फैक्टर आएगा ना कि कितने साइड्स अब्जॉर्ब हो रखे हैं। देखो बैकवर्ड वाला पार्ट में देखेंगे तो कितना यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रखा है, कितने साइड्स भरे हुए हैं, फिल्ड अप हैं, वो बस होगा। तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन मतलब कि बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। ये अब इनको बस आर इज इक्वल टू आर डी पुट कर दो और फिर के इक्विलिब्रियम को यूज़ कर दो के बाई के डी, तो ये वाला फॉर्मूला आराम से निकल जाएगा, और इसी को कहते हैं लैंगमुइर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब बस इसको दो ये हमेशा स्टैंडर्ड बुक में ही पढ़ते हैं कि इनको लो प्रेशर कंडीशन और हाई प्रेशर कंडीशन में आपको इसको प्रूव करना होता है। तो लो प्रेशर कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो के इक्विलिब्रियम पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये बहुत ही स्मॉल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू 1, इस कारण इसको 0 मान लेते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी का पावर 1, इसी कारण ये यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ हो जाएगा ये 1 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और जस्ट अगर हाई प्रेशर पर क्या करेंगे, के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन 1 हो जाता है, इस कारण थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर दो, तो ये हमारे पास एक फुल फ्लेज इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें कि डेरिवेशन भी बता दिया हमने, थ्योरी वाला पार्ट भी बता दिया, ग्राफ भी बता दिया इसमें। अगला क्वेश्चन है अपना ये फिर से बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, कि हेमोग्लोबिन का कह रहा है कि भाई 2 स्टेट होता है, एक टी होता है टेंस स्टेट और आर को कहते हैं रिलैक्स स्टेट, तो उसे कन्फर्मेशंस कह लो या फिर स्टेट कह लो, सब एक ही है। और ये रिलेटेड होता है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन से, तो इसको इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है। अब देखो ये क्वेश्चन है तो 15 मार्क्स का, तो यहाँ पर चैलेंज लेकिन ये कि 15 मार्क्स में इसको खींचना थोड़ा चैलेंज है, बट क्योंकि पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग ना इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो आप अगर एक अच्छा ठीक ठाक आंसर लिखते हो तो आपको नंबर मिल जाएगा। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अच्छी बात यह है कि इसका जो ROI है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कह लो रिटर्न कह लो ना, वो बहुत ही अच्छा है, मतलब अच्छा नंबर दे रहा है आज के लिए। तो आप स्टार्ट में इसके बारे में बताओ कि भाई 2 स्ट्रक्चरल या फंक्शनल स्टेट्स ऑफ HB होता है। तो अब एग्जैक्टली होता क्या है कि जो हेमोग्लोबिन है ना, वो दो फॉर्म में रहता है, या तो उसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है या तो ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ है, उसको हम टेंस स्टेट कहते हैं। और टेंस स्टेट क्यों कहते हैं कि जब डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होता है तो Fe तो हमेशा +2 के फॉर्म में ही रहने वाला है, तो Fe+2 के फॉर्म में रहेगा, तो ये कैसा रहेगा अपना, ये D6 रहने वाला है। अब अगर ये D6 रहेगा तो होगा क्या कि ये नॉर्मली ना ये हाई स्पिन रहेगा जब ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ है। तो अब ये हाई स्पिन होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये ऐसे इस तरीके से ये होने वाला है, और यहाँ पर मेरा dx² - y² और ये वाला अपना dz² वाला होने वाला है। तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स है ना dx² - y² वाले पार्ट में, तो आप ये देखो ये वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस कारण क्या होगा, जो पोरफायरिन का जो नाइट्रोजन एटम्स है ना, इससे इसका होता है रिपल्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें है। तो
इस कारण क्या होगा कि जो ये स्क्वायर बना रखा है ना नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन के आइटम का ना, इसमें यहाँ पर रहने के कारण रिपल्शन होगा। इस कारण क्या होगा, जो Fe है ना, ये हल्का सा ये ऊपर उठ जाएगा। ये मतलब जो इस वाले सेंटर से नहीं उठ करके हल्का सा ऊपर उठ गया ये वाला, और ये ऊपर से टंगा हुआ रहेगा, ऐसा लग रहा है जैसे हवा में टंगा हुआ है। इसको ही कहते हैं हम टेंस स्टेट कहते हैं कि भाई टेंस स्टेट ऑफ हेमोग्लोबिन है, क्योंकि Fe है जो एवर प्लेन ऑफ रिंग है। इसके जस्ट ऑपोजिट कि जब R स्टेट क्या होता है कि रिलैक्स स्टेट क्या होगा कि ऑक्सीजनेटेड फॉर्म ऑफ होमोग्लोबिन। तो जब ऑक्सीजन जब पिक करता है हेमोग्लोबिन तो क्या होगा कि O2 का लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के कारण क्या होगा ना कि ये यहाँ पर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो D6 अभी भी रहने वाला है, Fe+2 अभी भी रहने वाला है, बट यहाँ पर क्या होगा, इनकी पेयरिंग हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब D6 प्रॉपर ये यहाँ ऊपर होने वाला है। और इसी कारण जो dx² में dx² - y² में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बच जाएगा। तो जो यहाँ पर रिपल्शन पहले हो रहा था ना, ये रिपल्शन यहाँ पर हट जाएगा। तो ये रिपल्शन अगर हट गया है यहाँ पर ऐसे करके, तो Fe जो ऊपर टंगा हुआ है ना, ये आराम से नीचे आकर के जो कैविटी है इसमें आकर के ये फिट कर जाएगा। अब जब इसी को लिखा है मैंने कि Fe स्लिप्स इनटू प्लेन ऑफ रिंग, और इसी को हम कहते हैं कि रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ ऑफ हेमोग्लोबिन है। और एक कोऑपरेटिव इफेक्ट आप टर्म मेंशन कर देना, ये आप नोट्स में देखना इस चीज़ को कि इट लीड्स टू फर्दर कोऑपरेटिव इफेक्ट। ठीक है, तो ये टेंस और रिलैक्स स्टेट में मेन डिफरेंस है। बाकी आपको थोड़ा सा टेबल वाइज मैनर में आपको इस शो करना पड़ेगा इस चीज़ को कि T स्टेट क्या है तो डी ऑक्सीजनेटेड फॉर्म है, R स्टेट क्या है तो इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है। अब R स्टेट में हायर एफिनिटी क्यों होता है ऑक्सीजन का, बिकॉज एक टर्म होता है कोऑपरेटिव इफेक्ट। तो उसमें क्या होता है कि जो उसमें होता है क्या है ना कि जो एक Hb है ना वो 4 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन ले सकता है, बट होता है क्या है कि पहली बार जब उन्होंने ऑक्सीजन लिया ना तो ये बनाया उन्होंने HbO2। तो ये मान लो कि ये K1 रेट से गया, फिर जो HbO2 है वो फिर से उन्होंने O2 लिया और ये अपना K2 रेट से गया, और ये क्या हो जाएगा HbO2 का होल 2। ये ऐसे करते करते यहाँ पर K3 हो जाएगा और यहाँ पर K4 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली बना यहाँ पर HbO2 होल 4। अब कोऑपरेटिव इफेक्ट्स के क्या कहता है ना कि जो K4 है ना वो बहुत ज़्यादा होता है K3 से, और बहुत ज़्यादा होता है K2 से, और बहुत ज़्यादा होता है K1 से। मतलब जैसे ही पहला ऑक्सीजन अटैच हुआ है ना यहाँ पर, जैसे ही पहला ऑक्सीजन अटैच हुआ वैसे ही और ऑक्सीजन अटैच करने की कैपेसिटी हेमोग्लोबिन को और बढ़ जाता है। इसी को हम कहते हैं कोऑपरेटिव इफेक्ट। इसी कारण यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो R स्टेट है ना उसका हायर एफिनिटी है ऑक्सीजन एक्सेप्ट करने का बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेटिव इफेक्ट। फिर आप लिख दो कि Fe यहाँ पर एवर प्लेन ऑफ रिंग में है, यहाँ पर रिंग के प्लेन में है, यहाँ पर हाई स्पिन में है, यहाँ पर लो स्पिन में है। ठीक है, यहाँ पर पैरामैग्नेटिक है बिकॉज यहाँ पर ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर सारे पेयर्ड हैं, इस कारण यहाँ पर डायमैग्नेटिक है, और इस कारण ये ESR इनएक्टिव है, जबकि ये वाला अपना ESR एक्टिव है। जो पैरामैग्नेटिक होता है वो अपना ESR एक्टिव रहेगा, जो डायमैग्नेटिक रहेगा वो अपना ESR इनएक्टिव रहेगा। तो इतना कंटेंट इनफ है एक अच्छा आंसर लिखने के लिए इस वाले पार्ट में। फिर ये है कि साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम सी क्या होते हैं और इनका डिफरेंस बताना है, और रोल ऑफ साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। तो ये डिफ़िकल्ट सवाल है, बट अच्छी बात यह है कि ये केवल 5 नंबर का आया था ये। तो आप स्टार्ट में केवल साइटोक्रोम का डेफिनेशन लिख दो कि हीम प्रोटीन, 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, हीम प्रोटीन और नॉन हीम प्रोटीन। ये आप थोड़ा नोट्स को देखोगे तब समझ में आ जाएगा आपको। और हीम और नॉन हीम प्रोटीन होते हैं, जिसमें कि हीम प्रोटीन होता है अपना साइटोक्रोम्स होता है, और ये काम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है एक जगह से दूसरे जगह पर। इसके बाद आप साइटोक्रोम बी और सी में डिफरेंस लिखा हुआ है कि डिपेंडिंग अपॉन कौन सा हीम ग्रुप लगा है उससे हम कहते हैं भाई कौन सा साइटोक्रोम। जैसे यहाँ पर हीम ग्रुप बी लगा हुआ है, यहाँ पर हीम ग्रुप सी लगा हुआ है, इसी कारण यहाँ पर साइटोक्रोम सी यहाँ पर कहा हुआ है। तो इसका आप एक बार देख लेना क्या इसका डिफरेंस है। बाकी रोल ऑफ साइटोक्रोम सी क्या करता है कि साइटोक्रोम सी बेसिकली एक एंजाइम ही है, और वो क्या करेगा ना कि जो, और ये सबसे लंग का सबसे लास्ट स्टेज में आता है रेस्पिरेशन का, और वो क्या करेगा कि जो ऑक्सीजन हमने एब्जॉर्ब किया है ना उसको ये कन्वर्ट कर देगा, मतलब रिड्यूस कर देगा वाटर में। तो ये और ये इलेक्ट्रॉन ला करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर O2 में ऐड हो जाएगा तो ये रिड्यूस हो गया ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन रिड्यूस होकर के ये H2O में आ गया है। तो ये इसका फंक्शन है। अगला क्वेश्चन है कि पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर बताना है आपको गिवन कॉम्प्लेक्स का। अब देखो यही सब सारे क्वेश्चन थे जिसके कारण जो क्वेश्चन पेपर काफ़ी टफ हो गया था। अब यहाँ पर कह रहा है स्टीरियो आइसोमर्स, तो स्टीरियो आइसोमर्स 2 टाइप के होते हैं, या तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा या तो अपना वो ऑप्टिकल आइसोमर होगा। यही 2 आइसोमर टाइप का होता है ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर में।
तो यहाँ पर बेसिकली 3 टोटल स्टीरियो आइसोमर होगा, जिसमें कि एक पेयर ऑफ एनांशियोमर होगा और एक मीज़ोफॉर्म होने वाला है। तो यहाँ पर जो EN है ना, EN तो 1 सेकेंड, हाँ, जो EN है ये तो बाइडेंटेट लिगेंड है। तो बाइडेंटेट लिगेंड है तो यहाँ पर जिसका जो अटैचिंग मोड होगा ना, या तो इस तरीके से होगा, ठीक है, या फिर ये यहाँ पर ऐसे करके होगा, यहाँ पर से क्रॉस करके और ये नीचे से ऐसे करके। अब ये वाला जो है ना, इसमें कोई नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर आप देखो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर कोई भी सिमेट्री यहाँ पर एंगल नहीं है। अब सिमेट्री एंगल नहीं होगा, इस कारण ऑप्टिकल आइसोमर तो होना ही होने वाला है। तो आप बस इसका मिरर इमेज ऐसे करके बना करके आप लिख दो कि इसका कि अपना फर्स्ट ये हो गया, सेकंड अपना ये हो गया, और फिर अगला जो होगा और ये ऑप्टिकल आइसोमर पेयर ऑफ एनांशियोमर होगा। बट इस केस में देखो आप, इस केस में क्या होगा कि अगर आपने यहाँ से एक मिरर बनाया है ना, तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मेरे पास मिल रहा है। तो जो जैसा इस साइड में है वही वैसा इस साइड में भी यहाँ पर मिल रहा है। इस कारण यहाँ पर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बिकॉज ये मीज़ोफॉर्म होगा। इस कारण टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर शायद दिया हुआ था 2 पेज, बट 2 पेज दिया हुआ था, तो आप इसको आराम से बिल्कुल थोड़ा बड़ा बड़ा बना करके आप इसमें शो कर सकते हो साथ में, क्योंकि 10 नंबर का है। अगर आपके पास टाइम बचा है, जो कि बट मुश्किल टाइम बचना, क्योंकि इतना सोच पाना भी मुश्किल काम था, तो साथ में आप ऑप्टिकल आइसोमर का डेफिनेशन लिख दो और ज्योमेट्रिकल आइसोमर का डेफिनेशन लिख दो, या फिर मीज़ोफॉर्म कैसे हुआ, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण कायरल कंपाउंड कैसे हुआ, वो भी आप 1-2 लाइन में लिख सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन फिर से बिल्कुल मेन थ्योरी से सवाल आया हुआ है। कह रहा सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन के लिए आपको प्रूव करना है कि K2 इज इक्वल टू, तो इन्होंने फार्मूला दे दिया है पहले से। तो इस कारण अच्छी बात ये है ना कि अगर आपको फाइनल आंसर डिराइव नहीं भी कर पा रहे हो जल्दी में ना, तो आप थोड़ा सा शॉर्टकट लेकर के फाइनल आंसर आप इसको लिख सकते हो जो भी दिया हुआ है। तो आपने पहले ये शो कर दिया आपने, आप चाहो तो 1-2 लाइन में ना, बट यहाँ पर शायद ये क्वेश्चन केवल 5 नंबर का ही है। 1 सेकेंड, हाँ, ये 5-10 नंबर का सवाल है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है। इस कारण थोड़ा सा आप इसको बहुत ही फास्टली करना पड़ेगा। ज़्यादा इसमें वो मत लिखो कि सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट क्या होता है, डेफिनेशन कोई ज़रूरत नहीं इस चीज़ का। तो आप ये पहले लिख दो कि रेट ऑफ रिएक्शन इसको dx/dt और K2 इंटू AB, मतलब K2 इंटू A-x और K2 इंटू B-x। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, बट यहाँ पर ये ऐसा फॉर्म में है, तो इसको यूजिंग मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इन दोनों पार्ट को हम अलग अलग करेंगे। तो इन दोनों पार्ट को ऐसे हम इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे कि 1/A-x और B-x को हम इस तरीके से अलग लिख देंगे। और यहाँ पर कोशिश करना कि A-B लिखो, लिखने को यहाँ पर B-A भी लिख सकते हैं, 1/B-A भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन में ही इन्होंने दे दिया है पहले से, यहाँ पर क्वेश्चन में ही यहाँ पर दे दिया है कि एज्यूम दैट A इज़ ग्रेटर देन B। इस कारण आप A-B को ना लिखना, ना कि B-A को लिखना है यहाँ पर। और इसके बाद आप इसको डिराइव करोगे और फाइनल आपका आंसर ये वाला आपका गिवन है ही, तो आपको बस उसको आप छाप देना आपको वापस से। यूनिट ऑफ K2 ये तो क्लियर मालूम है हमको कि भाई M1-1 ना पर सेकंड इनवर्स ये यूनिट होता है K का। अब यहाँ पर N का वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करो, तो बस आपके लिए ये M इनवर्स सेकंड इनवर्स आ जाएगा। अगर ये रेट इज इक्वल टू 0, मतलब ऑर्डर अगर 0 रहता तो क्या होता, M इन सेकंड इनवर्स। अगर रेट ऑर्डर अगर 1 होता तो सेकंड इनवर्स होता है। इस तरीके से ये होता है। फिर इनफैक्ट अगला क्वेश्चन में है भी कि रेट कांस्टेंट फॉर 0th ऑर्डर मालूम करना और 5/2 ऑर्डर रिएक्शन आपको मालूम करना है। बट यहाँ पर जो मोलैरिटी है ना, आपको ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब कि मोल पर लीटर में नहीं दिया हुआ है और मोल पर डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है। बट अच्छी बात यह है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब ही होता है। तो आप बस ये वाला फार्मूला लिख दो, मतलब ऊपर में हमारे पास मोलैरिटी का फार्मूला लिखा हुआ था ना, यहाँ पर आप लिख दो मोल पर डेसीमीटर क्यूब का फार्मूला लिख दो। तो n = 0 रख दो, तो n = 0 रख दो और n = 5/2, तो ये ईजिली यहाँ से निकल जाएगा, कोई ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन है लीगेंड का जो स्क्वायर प्लानर कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का और ट्रांस इफेक्ट का क्वेश्चन है। तो कह रहा है इसका पहले आंसर लिखो एंड देन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पाई बॉन्डिंग थ्योरी। अब हमें ट्रांस इफेक्ट का जो ऑर्डर है ना वो याद होना चाहिए। तो उस ऑर्डर में जो C2H4 है ना, ये अपना C2H4 का जो ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू Cl से, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रांस डायरेक्टर है। तो इसके सामने वाला जो Cl है ना, इसको रिप्लेस करके यहाँ पर ये NH3 आने वाला है, ठीक है, बिकॉज ये PTCl जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग C2H4 PTCTH4 बॉन्ड। अब पाई बॉन्डिंग थ्योरी इसको कैसे एक्सप्लेन करता है
कि ये जो C2H4 है ना, इसके पास क्योंकि जब ये जब पाई बॉन्ड है, तो जब पाई बॉन्ड है तो ये तो पक्का बात है कि भाई पाई स्टार मतलब कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी इसके पास होगा ही होगा, उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट कर सकता है। इस कारण क्या होगा कि जो PT-C2H4 बॉन्ड है ना वो और स्ट्रांग हो जाएगा और इसके सामने वाला PTCl है ना वो बॉन्ड वीक हो जाएगा और इस कारण ये NH3 आकर के यहाँ पर आ जाएगा। और इसी को मैंने वर्ड्स में लिख दिया है कि लिगेंड सच एज C2H4 हैव वेकेंट पाई स्टार ABMO और सुटेबल सिमेट्री। कैसे, ये देखो जो PT का जो सिमेट्री है ना, ये वाला यहाँ पर ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला, ये यहीं पर से ये वाला मैच कर जाएगा, इसी कारण ये बढ़िया पाई बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर। तो हैव वेकेंट पाई स्टार, और इस कारण जो PT और इसमें ना एक सिग्मा बॉन्ड तो था ही था पहले, अब एक पाई बॉन्ड भी बन रहा है जिसको साइनर्जिक बॉन्ड कह देते हैं अलग से। तो पाई बॉन्ड बनने के कारण क्या हुआ, जो PT और CTH4 का बॉन्ड है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गया है और जो ये वाला बॉन्ड है PTCl का ये वीक बन जाता है। तो शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम Cl मेक्स इट ईजियर टू रिमूव, और इस कारण यहाँ पर NH3 आकर के लग जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन 8 है, ये मतलब ये बिल्कुल प्रॉपर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना बिल्कुल याद होने वाली वैसे वाली ये सारे पार्ट्स हैं ये। तो ये SN कंपाउंड्स है, उनका स्ट्रक्चर ये बनाने के लिए बोल रहा है। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए कि S2N2 का, S4N2 का, तो आप मैंने सारा स्ट्रक्चर दे दिया, आप इसको एक बार देख लेना। और I2Cl6 ये थोड़ा सा अलग कंपाउंड इन्होंने दिया है, हेलोजन कंपाउंड्स वाला। तो इसका जो जैसा स्ट्रक्चर होता है ना B2S6 वाला कि बनाना बॉन्ड वाला, और 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड वाला, तो ये सेम सा ही इसका स्ट्रक्चर थोड़ा इसका भी है, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर लॉन पेयर है जो कि B2S6 वाले में केस में नहीं था। तो आप ये लिख दो कि भाई ब्रिजिंग Cl एटम 2 है और टर्मिनल अपना ये 4 है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है, हाँ अब ये सिलिकॉन्स वाला क्वेश्चन भी काफ़ी आजकल पूछ रहा है कि सिलिकॉन्स का स्ट्रक्चर बताओ, अलग अलग सिलिकॉन्स दे देंगे, वो पायरो सिलिकेट्स वगैरह वो दे देते हैं। तो ये वाला पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आजकल, तो थोड़ा सा ये ध्यान से आप कर लेना इसको अच्छे से। तो कह रहा सिलिकॉन्स क्या है, तो सिलिकॉन्स तो आप ये स्ट्रक्चर बना दो कि यहाँ पर 2 अल्काइल रहेगा या फिर अराइल भी हो सकता है, और ये SiO का इनफाइनाइट चेन ऐसे रहने वाला है, तो ये सिलिकॉन्स होता है। सिलिकॉन्स ये इनका यूज बता दो कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स है, लुब्रिकेंट्स है, इनका थर्मल स्टेबिलिटी काफ़ी हाई है, लो सरफेस टेंशन है, ठीक है ना। अब प्रिपरेशन करना है हेक्सा मिथाइल डाइसिलिऑक्सेन, मतलब कि ये जो असली में क्या होगा कि एक SiOH ऐसे करके होगा और दूसरे साइड से ये OH Si वाला होगा। इसमें से क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है ना ये निकल जाएगा H2O, और जो ये O का बॉन्डिंग हो जाएगा। मतलब ये कैसे हो रहा है, इसको आप ऐसे समझो कि Si है ना, ये OH एक इस साइड से आने वाला और बाकी 3 तो लगा रहेगा, ऑब्वियसली बात है, और ये यहाँ पर रहने वाला है, इसका रहेगा OH, ठीक है। ये वाला पार्ट वाटर मॉलिक्यूल का रिएक्ट बन जाएगा और ये यहाँ से बन करके ऑक्सीजन SiO का बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे बन गया है। तो यहाँ पर भी सेम केस हो रहा है, ये कैसे बन रहा होगा, ये मैंने बता दिया कि एक ही साइड से खुला हुआ है, क्योंकि SiCl है ना, तो Cl के बदले आएगा OH आएगा, तो यहाँ पर केवल एक साइड से खुला हुआ है, किस कारण पॉलीमराइज फर्दर नहीं होगा, बिकॉज ये वाला पार्ट थोड़ा ना पॉलीमराइज होगा, ये तो बिल्कुल फिक्स्ड है, रिजिड है, ये वाला पार्ट नॉन रिएक्टिव पार्ट है, रिएक्शन केवल इस पार्ट से हुआ होगा। लेकिन अगर हमने SiCl2 कर दिया, मतलब एक CH3 को हटा करके यहाँ पर 3 में से यहाँ पर एक Cl डाल दिया, तो क्या होने वाला है, यहाँ पर फिर OH ना 2 साइड से होने वाला है, तो इस कारण जो ये वाटर मॉलिक्यूल का रिएक्ट निकलने वाला काम है ना दोनों साइड से होगा, और ये ऐसे करके लंबा सा चेन ऐसे बनते जाएगा, ठीक है। और ये इस तरीके से अब हम जो चेन का लेंथ है ना कंट्रोल भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कि अपने मिक्सचर में कितना आपने Me3 SiACl यूज़ किया है और कितना आपने Me2 SiCl2 यूज़ किया है। अगर आपने इसको ज़्यादा यूज़ करा है तो भाई चेन छोटा होने वाला है, बट अगर आपने ये यूज़ किया ज़्यादा मिक्सचर में तो जो चेन का लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कितने लैंथेनाइड्स कैन बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम द लैंथेनाइड्स मिक्सचर बाई यूजिंग वैलेंसी चेंज मेथड। तो इसमें होता है क्या कि मोस्टली जो लैंथेनाइड एलिमेंट्स है ना वो उनका जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 में ही होता है, बट कुछ लैंथेनाइड्स होते हैं दे आर स्टेबल इन +2 एज वेल एज +4। तो बस हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेंगे, क्योंकि +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, तो उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी अलग अलग होने वाला है। मतलब उनका स्टेबिलिटी किसी कंपाउंड में उसका रिएक्टिविटी सब अलग अलग होने वाला है। इसमें पहला है सीरियम, जिसका कि Ln+4 के फॉर्म में भी स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो अगर कोई रिएक्शन मिक्सचर में मान लो कि खूब सारा Ln+3 है, तो मान लो कोई मिक्सचर में बहुत सारा लैंथेनाइड का +3 फॉर्म में है
और ये अपना C+3 वाला फॉर्म में भी है। तो अगर हमने इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे उसका ना, तो C+3 का ऑक्सीडेशन ईजिली हो जाएगा और C+4 के फॉर्म में आ जाएगा, और Ce2 का जो प्रेसिपिटेशन वो अलग होकर हट जाएगा। अब इसको हम ब्रेक करके और C+4 हमारे पास अलग से मिल जाने वाला है, तो इसको हम ये ऐसे अलग कर लेंगे। सिमिलरली जो EU है, यूरोपियम है, इसका भी EU+2 का फॉर्म अच्छा खासा स्टेबल होता है, और जो इसका यूरोपियम सल्फेट है ना, उसका सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू Ln+3 सल्फेट से। तो ये जो EuSO4 है, ये नीचे में आपका सल्फेट की तरह, नीचे में ये PPT की तरह बन जाएगा। तो जो EU वाला है, EU+3 है, ये अपना अलग हो जाएगा, यूरोपियम वाला है आयन है जो। फिर दो और भी हैं, Yb+3 और Sm+3 समैरियम+3, जो कि +2 के फॉर्म में स्टेबल रहता है। बट मेजरली यही दो, सीरियम और यूरोपियम ही हैं, जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग द वैलेंसी चेंज मेथड। फिर अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइड आयंस एंड कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो, जो अपना प्रॉपर लैंथेनाइड का, फिर अपना एक्टिनाइड्स का, ये जो सीरीज़ है ना प्रॉपर एलिमेंट्स का, पूरे 15 एलिमेंट्स का ना, ये निमोनिक बनाकर किसी भी तरीके से आप इसको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो वहाँ से, और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो पहले आप जो Pr है उसका लिख दो आप, और जब +3 आपने किया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया आपने, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा सबसे आउटर मोस्ट वाले से, और 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये वाला अपना F में से। इस कारण Xe4F2 हो गया है। तो 4F2 हो गया तो क्या हो जाएगा, पहले आप ये बनाओ कि भाई F का 7 यहाँ पर होने वाला है। अब 7 होगा तो यहाँ से आपको फिलअप करना चालू करो, तो ये 3 और 2, तो मॉड्यूलस लोगे इसका, तो ये कितना हो जाएगा, L का जो वैल्यू हो जाएगा आपका, मॉडुलस कितना हो जाएगा, 3 + 2 = 5 हो जाएगा। यहाँ पर स्पिन स्टेट S कैसे होगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और 1 के कारण 1/2 आ रहा है, तो 2 × 1/2 यहाँ पर ये 1 हो गया। अब जो J है ना, इसका वैल्यू L-S मैंने पहले ही बताया है, क्योंकि लेस देन हाफ फील्ड है, और ये L+S होता अगर ये मोर देन हाफ फील्ड होता, तो ये J = L-S = 4 हो गया। अब बस यहाँ पर अच्छी बात है कि ना, G का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया इन्होंने, हमें अलग से निकालना नहीं पड़ रहा है। अब बस म्यू इफेक्टिव का ये वाला फार्मूला हम पुट कर दो आप, कि J = 4.5, मतलब आप इसको कैसे यूज़ करोगे, 4/5 × 4 × 4 + 2, सॉरी 4 + 1, तो 4/5 × 4 × 4 + 1, ये आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको जो म्यू इफेक्टिव है 3.58 बोर मैग्नेट्रॉन ये मिल जाएगा। Tb+3 में भी वही काम करना है कि Tb का आपको पहले लिखना है। अब अगेन +3 करने के 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 यहाँ से निकालो और 1 F में से निकालो, तो 4F8 हो जाएगा। फिर इसका सेम ये वाला फिलिंग करो यहाँ पर 7 में से। अब होगा क्या कि इसमें टोटल S का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनपेयर्ड है, तो 6 × 1/2, तो 3 हो गया यहाँ पर S का वैल्यू। L का वैल्यू क्या होने वाला है, L का वैल्यू यहाँ से और यहाँ से दोनों कंपनसेट हो जाएगा, -3 + 3 -2 + 2 -1 1, और इधर 0 है ही, तो केवल बच जाएगा मेरे पास यही एक बच जाएगा ना। इस कारण L का वैल्यू होगा ना, वो L का वैल्यू हो जाएगा L = मॉड्यूलस ऑफ -3, मतलब कि 3, तो ये L का वैल्यू यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर L+S यहाँ पर करोगे, बिकॉज मोर देन हाफ फील्ड है, तो यहाँ पर J = ये हो गया। अब अगेन यहाँ पर भी जो म्यू इफेक्टिव का वैल्यू है वो आपको दे रखा है, G = 3/2, तो यहाँ पर फिर से आप क्या करोगे, 3/2 × 6 × 6 + 1, 6 × 6 + 1, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर हमने किया था 4/5 × 4 × 4 + 1, तो ये इससे आपका आंसर है जो 9.72 बोर मैग्नेट्रॉन आ जाएगा। अगला ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी है जो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, बेसिकली ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, कि यहाँ पर जो 5 कोऑर्डिनेशन स्टेट है ना 5 का, ये CO का, ये इंक्रीज़ होकर के 6 हो जाएगा। इस दोनों में देखो, यहाँ पर भी 6 हो गया CO का, और यहाँ पर भी 6 हो गया, और एक में Me ऐड हो जाएगा, एक में I ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्टार्ट में लिख दो, दिस इज ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली सेम केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर पहले का RU का यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर RU का कितना हो गया ऑक्सीडेशन या कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 हो गया। कैसे, यहाँ पर 1 2 4 और 2 6, तो ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। तो इसके साथ ही हमने जो पेपर 1 है
2025 CSE केमिस्ट्री ऑप्शनल ये पूरा कर लिया है। अब इसके बाद दूसरा वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है ना पेपर 2 का, उसका बनाकर कोशिश करने का। ठीक है, थैंक यू।